नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PM क्लासेस पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को बहुत ही प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत ही धन्यवाद। उम्मीद है आपका ये प्यार ऐसे ही आगे बरकरार रहेगा। तो अभी तक अपने चैनल के ऊपर बायो और मैथ्स की क्लासें हैं वो अपलोड कर दी गई है, और अब आगे जो अपना नेक्स्ट जो शेड्यूल रहेगा उसके अंदर उन क्लासों को तो कंटिन्यू रखेंगे, साथ में अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो अपने पार्ट्स है, जो रीट के सिलेबस के अंदर यूनिट्स है, उनका भी अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री से रिलेटिव एक पार्ट जो अपने रीट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जैसे बायो का सिलेबस है वो बहुत ही वाइड सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़ने वाली है, कुछ चीज़ें याद रहती है, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, कुछ चीज़ें समझने वाली है। तो लेकिन जो केमिस्ट्री और जो फिजिक्स अपना सब्जेक्ट है उसके अंदर जितना भी अपने जो सिलेबस दिया गया है वो बहुत ही क्या दिया गया है, बेसिक दिया गया है। तो जो अपने बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी वो इजी रहेगा, और जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी वो क्या रहेगा, इजी रहेगा। जैसे मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए बायो पढ़ना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। बायो वाले स्टूडेंट है उसका अपने मैथ्स पढ़ना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो दोनों के लिए क्या होता है, बराबर होता है। तो जो दोनों के लिए बराबर है मतलब वो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रह जाता है। तो उस पार्ट में जितने भी अपने क्वेश्चन आते हैं, जैसे केमिस्ट्री के आते हैं या फिजिक्स के आते हैं, तो उनको अपने 100 में से 100% क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। बायो वाले क्वेश्चन अपने थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो थोड़े बहुत क्या हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन जो केमिस्ट्री और जो फिजिक्स का जो अपने पार्ट है वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ये भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो अपने सिलेक्शन का सोच भी नहीं सकते। क्योंकि साइंस के अंदर 100 नंबर आना 150 में से कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 100 नंबर तक अपने आराम से अचीव कर लेते हैं, लेकिन 100 नंबर पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कराने के लिए आपको नंबर जितने ज़्यादा होंगे उतना ही आपके लिए क्या होएगा, अच्छा रहेगा। तो अच्छे रहने के लिए आपका जो सब्जेक्ट है उस पर कमांड क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट भी अपना ढीला है तो बाकी सारी चीज़ें तो अपने क्या है, इतनी अच्छे तरीके से कर ही नहीं सकते जितना अपने खुद का सब्जेक्ट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के ऊपर पूरा फोकस रहना चाहिए आपका। सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक अपने को अच्छी तरह से आते हैं उनको तो विशेष रूप से ऐसे कर दो कि उनमें से गलत होने की कोई गुंजाइश रहे नहीं, और जो नहीं आते उनकी प्रैक्टिस अपने बार बार करो, ताकि उनको भी अपने क्या है, अपने मार्किंग में काउंट लास कर सके। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का जो पार्ट है उससे संबंधित यूनिट लेके आया हूँ। जो एक यूनिट अपने केमिस्ट्री की दी गई है, पदार्थ, तत्व, परमाणु, अणु, यौगिक पदार्थों का शुद्धिकरण। तो ये अपनी जो यूनिट है, तत्वों के प्रतीक है, तत्वों की जो अपने रासायनिक अभिक्रिया है, उनके अभिक्रियाओं के प्रकार है, कार्बन है, कार्बन के कुछ यौगिक है, और कुछ अपना दैनिक जीवन में जो रसायन है उसका भी एक छोटा सा क्या है, पार्ट अपने सिलेबस में दिया गया है। तो मैं आपको आज उसी यूनिट को शुरू करवाने जा रहा हूं, और यूनिट अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पदार्थ, या इसको क्या कहते हैं अपने, मैटर। क्या होता है पदार्थ? तो दोस्तों अपने चारों तरफ जितने भी वस्तुएं देखते हैं वो सारी की सारी वस्तुएं क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलके बनी हुई है, और वो कण क्या कहलाते हैं, अपने पदार्थ कहलाते हैं। या कह सकते हैं भी प्रकृति का प्रत्येक वह कण जो क्या करता है, मिलकर वस्तुओं का निर्माण करता है, वो क्या कहलाएगा, अपने पदार्थ कहलाता है। तो जो पदार्थ होता है उस पदार्थ का एक निश्चित क्या होता है, द्रव्यमान होता है। प्रकृति का कोई भी ऐसा कण जिसका कोई निश्चित क्या होता है, द्रव्यमान होता है, वो क्या कह सकते हैं, अपने पदार्थ है। जिसका द्रव्यमान होता है वो क्या घेरता है, स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है। या अपने पृथ्वी के ऊपर देखें तो उसका क्या कह सकते हैं, भार होता है। द्रव्यमान और भार दोनों एक अलग अलग इकाइयां हैं, दोनों ही क्या है, द्रव्यमान एक अलग यूनिट है और जो भार है वो अपना अलग यूनिट है। जैसे पृथ्वी के ऊपर भार है वो चंद्रमा की अपेक्षा क्या होता है, 1/6 गुना ज़्यादा होता है। लेकिन द्रव्यमान है, जितना पृथ्वी के ऊपर द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान अपना क्या रहेगा, चंद्रमा के ऊपर रहेगा। तो द्रव्यमान में कहीं पे भी प्रकृति में कहीं चले जाएं, द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन भार है उसमें परिवर्तन अपने होता है। भार जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा वैसे वैसे भार का मान भी बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा, जैसे स्पेस के अंदर चले जाते हैं
तो स्पेस में जाने पर भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। वहाँ पे ग्रेविटी अपने काम नहीं करती, तो ग्रेविटी काम नहीं करती मतलब भार क्या हो गया, शून्य हो गया। लेकिन द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान अपना क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा। तो ऐसा जो कण होता है जिसका क्या होता है, कोई द्रव्यमान होता है या कह सकते हैं उसका भार होता है, यार क्या घेरता है, वो स्थान घेरता है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब आगे बात करें अपने पदार्थ की अवस्था की। तो सामान्यतः पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 5 अवस्थाएं होती है। जैसे पहली कौन सी होती है अपने, सॉलिड अवस्था। सेकंड होती है अपनी लिक्विड अवस्था। जो थर्ड होती है वो होती है गैस अवस्था। फोर्थ होती है वो होती है अपने प्लाज्मा अवस्था। और जो फिफ्थ होती है वो होती है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जो पदार्थ की मुख्य 5 अवस्थाएं हैं, उनमें से 3 अवस्थाओं को अपने छोटी क्लासों के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। 3 अवस्थाओं के उदाहरण भी अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे ठोस है, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड अपने किस अवस्था को कंसाइड करता है, अपने सॉलिड अवस्था को। लिक्विड जितने भी तरल होते हैं, जैसे पानी है, दूध है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे के सारे अपने कौन से होते हैं, लिक्विड होते हैं। गैस है जिनको अपने देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा लगती है अपने को, तो हवा लग रही है मतलब क्या है, वो एक गैस अवस्था है। इन तीनों का अपने डिटेल से अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा और BEC का अपने अभी थोड़ा थोड़ा जितना भी अपने किताबों के अंदर पार्ट मिला है उस पार्ट का अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, सॉलिड स्टेट होती है, कौन सी होती है, पदार्थ की पहली अवस्था। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि पदार्थ की पहली अवस्था कौन सी होती है, सॉलिड अवस्था होती है। सॉलिड अवस्था कहते हैं किसे है, जैसे वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और अगर उनके ऊपर कोई बल लगाते हैं तो बल का क्या करते हैं, वो प्रतिरोध करते हैं, बल का प्रतिरोध करते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, अपने सॉलिड पदार्थ कहलाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है और जो बल लगाने का क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड पदार्थ कहलाते हैं, या कह सकते हैं ठोस पदार्थ कहलाते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी की बात करें, अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखें अपने, या कह सकते हैं इनके गुणधर्म देखें, तो गुणधर्म क्या होंगे। सबसे पहला गुणधर्म इसका क्या होगा, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, जटिल होती है। ठोस पदार्थों की जो संरचना बनी होती है वो क्या होती है, जटिल होती है। इसके अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल ही पास पास स्थित होते हैं, जिस कारण इनकी संरचना क्या बन जाती है, जटिल बन जाती है। और जटिल संरचना होने का रीजन क्या है, इन कणों के मध्य क्या पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इन कणों के मध्य क्या पाया जाएगा, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। दूसरा इसका गुणधर्म देखें तो जब सहसंयोजक बंध पाया जाता है, या कह सकते हैं इसके जो पार्टिकल है वो बिल्कुल क्या है, पास पास स्थित है, तो इनके कणों में किसी प्रकार की मुक्त गतिविधि नहीं पाई जाती। कणों के मध्य मुक्त गतिविधि नहीं पाई जाती। उदाहरण देखें अपने इनके, उदाहरण के अंदर देख, जैसे लोहा है, आयरन, ये भी अपने किसका उदाहरण है, ठोस का है। उसके अलावा जैसे स्टील है वो भी है, या अपने कह सकते हैं स्टोन है, वो भी किसके उदाहरण है, अपने सॉलिड पदार्थों के उदाहरण है। अब जो सॉलिड पदार्थ है उनको भी अपने आगे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला भाग है वो अपना कौन सा होता है, इसका क्रिस्टलीय ठोस। और जो दूसरा प्रकार है उसको अपने कौन सा नाम देते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। ये 2 अपने मुख्य क्या होते हैं, ठोसों के प्रकार होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर पाए जाने वाले परमाणु
अणु या जो आयन होते हैं वो एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, अर्थात इधर उधर नहीं होते। मतलब सभी के सभी जो पार्टिकल है वो एक सुव्यवस्थित तरीके से क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधित होते हैं। तो कह सकते हैं अपने परमाणु, अणु या आयन एक सुव्यवस्थित क्रम में उपस्थित होते हैं। दूसरा, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। तीसरा, इसका अगर देखें तो इसका जो गलनांक होता है, गलनांक बिंदु है वो निश्चित होता है। गलनांक इसका क्या होता है, निश्चित होता है। गलनांक का मतलब क्या होता है, ऐसा ताप जिसके ऊपर कोई ठोस पदार्थ है वो क्या होता है, पिघलने लग जाता है, वो क्या कहलाता है, उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। तो जो गलनांक है वो इनका क्या होता है, निश्चित होता है। चौथा अगर इसके अंदर देखें तो जो इसकी भौतिक प्रवृत्ति होती है वो क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। भौतिक प्रवृत्ति के अंदर बात करें जैसे विद्युत प्रतिरोधकता या कह सकते हैं अपने अपवर्तनांक है, ये क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मतलब जितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं उन सभी के अंदर ये क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब अगर अपने बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की, तो इसके अंदर जो परमाणु, अणु, आयन एक सुव्यवस्थित क्रम में थे, तो जो अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस में ये सुव्यवस्थित नहीं होते। इनका जो क्रम है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई कहीं स्थित होगा, कोई कहीं स्थित होगा। तो इस तरह से या कह सकते हैं ये जिगजैग रूप से क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, ये क्या थे, पारदर्शी थे, ये पारदर्शी नहीं होते, या कह सकते हैं ये क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। ठीक है। तीसरा, अगर देखें तो अगर इनको काटेंगे तो इनकी जो सतह होती है वो क्या होती है, खुरदरी होती है। सतह क्या होगी, इसकी खुरदरी होगी। इसकी सतह क्या हो जाती है, खुरदरी होती है। अब इसके उदाहरण देखते हैं अपने, जैसे अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल के अंदर अपने देखें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हीरा है, वो एक किसका उदाहरण है, अपने क्रिस्टलीय ठोस का है। इसके अलावा जैसे कांच है, ये भी किसका उदाहरण है, अपने क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस के अपने बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सारे के सारे कौन से ठोस पाए जाते हैं, अपने अक्रिस्टलीय ठोस होती है। तो ये था अपने सॉलिड पार्ट। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट दूसरी स्टेज, लिक्विड स्टेज। लिक्विड के अंदर क्या होता है, जो आकार व आयतन अपने ठोसों का निश्चित था, उन दोनों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। दोनों में क्या होगा, अलग अलग गुण होगा। जैसे ठोस के अंदर जो गुण था वो सॉलिड के अंदर नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं लिक्विड होता क्या है। लिक्विड पदार्थ की वह अवस्था होती है जिनके अंदर बहने का गुण पाया जाता है। पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें बहने का गुण पाया जाता है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अपने लिक्विड पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। बहने का गुण होता है, तो बहने का गुण है उन पदार्थों का अपने दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, तरल पदार्थ भी कह सकते हैं। बहने के गुण के कारण इनको क्या कह सकते हैं, अपने तरल पदार्थ भी कह सकते हैं। अब अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें अपने, अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी क्या होती है, जटिल होती है, लेकिन ठोस की अपेक्षा थोड़ी कम जटिल होती है। पार्टिकल इसके भी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, पास पास में स्थित होते हैं, लेकिन सॉलिड की अपेक्षा में थोड़े क्या होते हैं, दूर होते हैं। लेकिन इतने भी दूर नहीं हो सकते भी इनके अंदर क्या पाया जाए, मुक्त गतिविधि पाए जाते हैं। तो इनके जो पार्टिकल होते हैं उनमें भी क्या होती है, मुक्त गतिविधि नहीं पाई जाती। ठीक है। तीसरा अगर इसका देखें तो इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। और चौथा अगर देखें तो इसका जो आकार है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है।
आकार क्या होगा इसका? अनिश्चित होगा। तो आकार अनिश्चित होगा, इसका मतलब क्या है भी इनके खुद का कोई आकार नहीं होता, जिस भी पात्र में डालेंगे उसी पात्र का ये क्या कर लेते हैं? आकार ग्रहण कर लेते हैं, खुद का कोई आकार नहीं होता है। तो अब इसके उदाहरण देखिए अपने, एग्जाम्पल अपने कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जल है अपने, दूध है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? अपने लिक्विड के उदाहरण है, या क्या कह सकते हैं? तरल के उदाहरण है। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपने गैस अवस्था। तो ये थी अपने लिक्विड अवस्था। लिक्विड अवस्था बहुत ही आसान सी एक अवस्था है। उसके बाद जो नेक्स्ट अवस्था आती है अपने, वो कौन सी आती है? गैस अवस्था। गैस अवस्था के अंदर क्या होता है? सबसे पहले गैस अवस्था होती क्या है भी? कोई भी पदार्थ है उसको एक निश्चित ताप पे अपने क्या करते गए? गर्म करते गए, तो एक निश्चित बिंदु ऐसा आएगा जिस पे वो पदार्थ है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही वाष्प है, वही क्या कहलाती है? अपने एक गैस अवस्था कहलाती है। गैस अवस्था के अंदर क्या कह सकते हैं कि निश्चित ताप, अगर पदार्थ को अपने क्या दे दिया? निश्चित ताप दे दिया, तो उसका जो आकार है और जो आयतन है वो क्या होने लग जाते हैं? परिवर्तित होने लग जाते हैं। जो भी पदार्थ है जिसका आकार व आयतन परिवर्तित होगा, वो कौन सी अवस्था बनाएंगे? अपने गैस अवस्था बना लेते हैं। गैस अवस्था की अगर प्रॉपर्टी की बात करें, अपने प्रॉपर्टीज के अंदर देखें तो जो सबसे पहले इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? बहुत ही सरल होती है। अभी तक अपने देखा था ठोस पदार्थ और लिक्विड पदार्थ। ठोस और लिक्विड दोनों में जो स्ट्रक्चर थी वो क्या थी? जटिल थी। उनके जितने भी पार्टिकल थे वो सारे के सारे आपस में क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। लेकिन अब जो गैस अवस्था है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? अपने सरल है, बिल्कुल ही क्या है? सरल अवस्था पाई जाती है। या कह सकते हैं इसके पार्टिकल है वो आपस में एक दूसरे से बहुत ही क्या होते हैं? दूर दूर स्थित होते हैं। अगर देखें जैसे ये मान लो एक कोई कमरा है, इस कमरे में गैस के पार्टिकल की बात करें तो कोई कण कहाँ होगा, कोई कण कहाँ होगा, तो पूरे कमरे के अंदर क्या होती है? गैस फैली हुई होती है। जैसे अगरबत्ती जलाते हैं अपने, तो अगरबत्ती की जो स्मेल होती है वो पूरे कमरे में क्या हो जाती है? फैल जाती है। वो किसके कारण फैलती है? इस गैस के कारण ही फैलती है। गैस के साथ, या कह सकते हैं हवा के साथ में जो अपने सौगंध होती है वो क्या होती है? इधर उधर पहुंच जाती है। अब इसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? मुक्त या स्वतंत्र होते हैं। इनके कण क्या होते हैं? मुक्त या स्वतंत्र होंगे, जिसके कारण इनका कोई आकार भी नहीं होगा और इनका कोई आयतन भी नहीं होगा। इनको संग्रहित करने के लिए या किसी चीज के लिए अपने इसका उपयोग कर रहे हैं, तो संग्रहित करने के लिए या उपयोग करने के लिए विशेष प्रकार के पात्रों का या किसी भी पात्र का क्या करना पड़ता है? अपने उपयोग करना पड़ता है। ऐसे नहीं है भी अपने गैस जैसे अपने लिक्विड है उनको सीधा यूज कर रहे थे, ठोस को सीधा यूज कर रहे थे, वैसे इनका यूज नहीं होगा। गैस का यूज करने के लिए अपने क्या होगा? विशेष प्रकार के पात्रों का अध्ययन, ये विशेष प्रकार के पात्रों का क्या होगा? उपयोग करना होगा। इसके बाद प्रॉपर्टी के अंदर देखें तो इनके ऊपर कोई पृष्ठ बल नहीं होता। इनकी सतह के ऊपर किसी प्रकार का कोई पृष्ठ बल नहीं होता है। जो गैस का जो पदार्थ है वो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। उनको दबाने पर या उनके ऊपर पृष्ठ बल देने पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होगा। उदाहरण के अंदर देखें, इसके अंदर एग्जाम्पल देखें कि कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे O2 गैस है, N2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, उसके बाद फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, बहुत सारे अपने क्या है? गैसों के उदाहरण पाए जाते हैं। तो ये थी अपने 3 अवस्थाएं जिसका अपने छोटी क्लासों के अंदर भी क्या किया हुआ है? अध्ययन किया गया है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट चौथी अवस्था, प्लाज्मा अवस्था की। प्लाज्मा अवस्था कौन सी होती है? ये प्लाज्मा अवस्था होती है वो भी एक प्रकार की क्या है? गैस अवस्था का ही रूपांतरित रूप है। प्लाज्मा अवस्था है वो भी एक प्रकार की क्या है? गैस अवस्था का ही प्रावर्तित रूप है। जब जो गैस के पार्टिकल होते हैं या कह सकते हैं आयन होते हैं या क्या बोल सकते हैं जो परमाणु होते हैं, उनको बहुत अधिक तापमान पर क्या करते जाएंगे? गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, तो कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? अपने प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होती है।
या कह सकते हैं किसी पदार्थ के कणों को बहुत अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो कौन सी अवस्था प्राप्त होगी, अपने प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होगी। प्लाज्मा अवस्था के अंदर जो उदाहरण है वो इसके सबसे इंपॉर्टेंट है। किस किस में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है? सबसे पहले अपने जैसे घरों की बात करें तो घरों के अंदर क्या है, ट्यूबलाइट पाई जाती है, CFL होती है। तो जो ट्यूबलाइट और CFL होती है उनके अंदर भी कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। दूसरा एग्जांपल इसका देखें तो तारों का वायुमंडल, तारों का वायुमंडल है, उसमें भी कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। जैसे तारों के वायुमंडल की बात करें तो जैसे सन है, सूर्य है, सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, तारा है। और सन के अंदर कौन सी गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती है। और ये बहुत अधिक तापमान क्या करती रहती है, ग्रहण करती रहती है। और कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ये प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। उसके अलावा अपने देखें तो परमाणु संयंत्रों के अंदर भी किसका निर्माण होता है, प्लाज्मा अवस्था का निर्माण होता है। परमाणु संयंत्र अपने आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं, उसके अंदर जो परमाणु संयंत्र अपने यूज किए जाते हैं जिनके अंदर क्या होता है, परमाणुओं को तोड़ा जाता है, उनके पार्टिकल को क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो उनके अंदर भी अपने कौन सी अवस्था बनती है, प्लाज्मा अवस्था बनती है। अब अगर नेक्स्ट बात करें, ये कौन सी अवस्था होती है, चौथी अवस्था। विशेष ध्यान रखना, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है भी पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है। तो चौथी अवस्था नंबर से भी याद रखोगे, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा अवस्था होती है। पांचवी अवस्था की बात करें तो पांचवी अवस्था होती है वो प्लाज्मा की क्या होती है, अपोजिट होती है। सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं। जैसे नाम क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। बोस और आइंस्टाइन दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने मिलकर इस अवस्था को बनाया था। अब ये अवस्था क्या होती है, जो प्लाज्मा अवस्था है उसका बिल्कुल ही क्या होती है, अपोजिट होती है। प्लाज्मा अवस्था में क्या किया था, अपने आयन और परमाणुओं को एक बहुत अधिक तापमान पे क्या किया था, गर्म किया था। लेकिन जो BEC अवस्था है उसमें क्या करेंगे, परमाणु अणु या जो पार्टिकल है अपने आवेश होते हैं, उन आवेश को या आयनों को क्या करेंगे, अपने बहुत ही निम्न ताप के ऊपर ठंडा करेंगे। उनके अंदर क्या करवाएंगे, कंडेंसेशन करवाएंगे, या कह सकते हैं उनमें क्या करवाएंगे, संघनन करवाएंगे। तो वो जब संघनन कराएंगे तो जो अपने गैस के कण होंगे, जो आयनों के कण होंगे, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, जमने लग जाते हैं। तो वो जमने वाली प्रक्रिया होगी, जो जमने के बाद जो अवस्था प्राप्त होगी वो अवस्था क्या होगी, अपने BEC अवस्था होगी। जैसे निम्न ताप पर आयनों को जमाना, BEC अवस्था में क्या होगा, निम्न ताप पर आयनों को क्या होता है, जमाना। ये अपने कितनी अवस्थाएं होगी पदार्थ की, 5 अवस्थाएं होगी। 3 मुख्य अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद में 2 अवस्थाएं अपने और होती है, वो कौन सी होती है, प्लाज्मा और BEC। हालांकि अभी एक नेक्स्ट छठी अवस्था की भी थोड़ी बहुत चर्चा आई है। जैसे छठी अवस्था का नाम क्या दिया है, FEC अवस्था दी गई है। तो उसका अभी तक अपने कोई पूरा डिटेल आया नहीं है, तो उसको जैसे भी डिटेल आएगा तो आपको बताएंगे। तो अब ये जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं में जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, उनमें आपस में क्या होता रहता है, अंतः परिवर्तन होता रहता है। अंतः परिवर्तन का मतलब क्या है, भी जो ठोस है वो किस में बदलता है, लिक्विड में बदलता है। लिक्विड है वो किस में बदलता है, गैस में बदलता है। गैस है वो लिक्विड में, और लिक्विड वापस किस में, सॉलिड में। कुछ उदाहरण ऐसे भी होंगे जिसमें ठोस सीधे ही लिक्विड में बदले बिना किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। और गैस है वो सीधी ही जमकर कौन सी अवस्था ग्रहण कर लेगी, सॉलिड अवस्था ग्रहण कर लेगी। तो ये अंतः प्रक्रिया होती है। उन अंतः प्रक्रिया में कौन कौन से अपने प्रक्रम यूज होते हैं, उनके बारे में अपने नेक्स्ट देखते हैं। पदार्थ की नेक्स्ट देखेंगे, पदार्थ की अवस्थाओं में अंतः परिवर्तन। पदार्थ की अवस्थाओं में अंतः परिवर्तन। अंतः परिवर्तन में जैसे इसको छोटे से एक डायग्राम से देख लेते हैं, अपने फ्लो चार्ट बना लेते हैं। जैसे ठोस है, ठोस किस में बदलेगा, लिक्विड के अंदर। और लिक्विड किस में बदलेगा,
गैस के अंदर, और गैस किस में बदलेगी वापिस, सॉलिड के अंदर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं सॉलिड के अंदर। तो इसके अंदर दो प्रकार की अभिक्रिया चलती है, अग्र अभिक्रिया और प्रतीत अभिक्रिया, या कह सकते हैं एक अभिक्रिया तो अपने फॉरवर्ड होगी और एक अभिक्रिया क्या होगी, बैकवर्ड होगी। ठीक है, फॉरवर्ड अभिक्रिया का मतलब सॉलिड से कोई पदार्थ क्या बन गया, लिक्विड बन गया, लिक्विड से कोई पदार्थ क्या बन गया, गैस बन गया, गैस से कोई पदार्थ वापिस क्या बनता है, अगर लिक्विड बनता है, और लिक्विड है वो वापिस किस में कन्वर्ट होती है, सॉलिड में कन्वर्ट होती है, तो ये क्या कहलाएगी, अपने बैकवर्ड रिएक्शन कहलाएगी। तो जो प्रक्रम होते हैं इनमें, जैसे कोई भी सॉलिड है उसको एक निश्चित ताप तक अपने क्या करते गए, गर्म करते गए, तो धीरे धीरे वो किस में परिवर्तित हो जाता है, लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। ऐसे पदार्थ जिनको एक निश्चित ताप तक गर्म करने पर वो पदार्थ किसका निर्माण कर लेते हैं, दूसरी अवस्था का निर्माण कर लेते हैं, या दूसरी अवस्था क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, वो क्या होगा, उसका गलन होएगा। अब जो लिक्विड है, लिक्विड को और अधिक ताप देते गए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा, और इस अभिक्रिया को अपने क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलेंगे। ठीक है, लिक्विड का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। अब जो गैस है, गैस को अपने वापिस क्या किया, ठंडा किया। जब एक अवस्था को दूसरी अवस्था में ऐसे बदलते हैं तो सबसे पहले किस में परिवर्तन होता है, अपने ताप में परिवर्तन किया जाता है। ताप के ऊपर ही सारा का सारा प्रक्रम है वो क्या रहेगा, अपना डिपेंड रहेगा। तो जैसे अधिक ताप दिया, सॉलिड को ताप दिया, वो लिक्विड में बदला, लिक्विड को ताप दिया, वो किस में बदला, गैस में बदला। अब गैस को ताप वापिस देके, ताप का मतलब ये नहीं है भी उसको गर्म ही करना है, ताप का मतलब किसी भी पदार्थ के ठंडे या गर्म की जो माप होती है वो उसका क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। केवल गर्म को ही अपने ताप नहीं कह सकते, उसका ठंडा है जो पार्ट है वो भी अपने ताप में कंसाइड किया जाता है, और जो गर्म है वो भी क्या है, तापमानी माना जाता है। तो जो गैस है उसको वापिस अपने क्या किया, ठंडा किया। ठंडा करेंगे तो गैस किसके अंदर परिवर्तित हो जाती है, लिक्विड के अंदर, और इस अभिक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, संघनन अभिक्रिया बोलते हैं, जो अभी अपने बीईसी अवस्था के अंदर किया था। ठीक है, अब लिक्विड है, लिक्विड वापिस और ठंडा करते जाएंगे लिक्विड को, तो वो वापिस कौन सी अवस्था बनाएगी, सॉलिड अवस्था, और इसको अपने क्या बोलेंगे, हिमीकरण। इस अवस्था को क्या बोलेंगे, अपने हिमीकरण। तो अब बात रह जाती है अपने कुछ ऐसे पदार्थ है, ऐसे पदार्थ हैं जिनको गर्म करने पर वो ठोस पदार्थ हैं, वो जिनको गर्म करने पर लिक्विड में बदले बिना सीधे ही किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। इस अवस्था को अपने क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है इन सभी के अंदर, वो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, अपने ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन किसके अंदर पाया जाता है, जैसे कपूर में पाया जाता है, नेफ्थलीन पे पाया जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ हैं जिनको अपने गर्म करेंगे जो सॉलिड से सीधे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, वो गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब एक और इसके अंदर टर्म यूज की जाती है भी, कुछ पदार्थ ऐसे हैं या कुछ गैसें ऐसी है जिनको अपने ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर वो लिक्विड में बदले बिना सीधे ही किस में बदल जाती है, सॉलिड में बदल जाती है। तो इसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं, निक्षेपण। इस अभिक्रिया को या इस प्रक्रम को अपने क्या बोल सकते हैं, निक्षेपण प्रक्रम कहते हैं। तो ये 6 टर्म है अपने, हिमीकरण है, गलन है, उसके बाद में वाष्पीकरण है, संघनन है, इधर अपने कौन सी है, निक्षेपण है और ऊर्ध्वपातन है। ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं या ऐसे प्रक्रम हैं जिनके द्वारा पदार्थों के बीच में जो अवस्था है उस अवस्था में क्या हो जाता है, अंतः परिवर्तन हो जाता है। तो ये तो अपने अभी तक देखा है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। और अब आगे नेक्स्ट अपने देखते हैं भी पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो अब नेक्स्ट अपने पार्ट देखते हैं पदार्थों के प्रकार। पदार्थ के प्रकार के अंदर बात करें तो पदार्थ होता है वो 2 प्रकार का होता है। जो पहला भाग होता है वो अपने कौन सा होता है, शुद्ध पदार्थ। जो दूसरा भाग होता है वो कौन सा होता है, अशुद्ध पदार्थ। और अशुद्ध पदार्थ में अपने किसका अध्ययन किया जाता है, मिश्रण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ
शुद्ध का मतलब नाम से ही पता चल रहा है भी ऐसे पदार्थ जिनके अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सारे क्या होंगे, सेम प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, शुद्ध पदार्थ। अशुद्ध का मतलब जिसके अंदर बहुत सारी चीजें क्या होती है, मिक्स होती है, कोई निश्चित उनका अनुपात नहीं होगा, कोई पार्टिकल ज़्यादा है कोई पार्टिकल कम है, एक निश्चित अनुपात नहीं होगा, तो वो कौन से पदार्थ कहलाएंगे, अपने अशुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। शुद्ध पदार्थ के अंदर देखें तो शुद्ध पदार्थ को भी वापिस कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला पार्ट है वो अपना एलिमेंट, और जो दूसरा पार्ट है उनको अपने क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये तत्व होते हैं और ये क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। इसी प्रकार जो अशुद्ध पदार्थ मिश्रण है, मिश्रण को भी अपने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। पहला भाग अपना कौन सा होता है, समांगी मिश्रण, और दूसरा भाग अपना कौन सा होता है, विषमांगी मिश्रण। ये 2 अपने मुख्य भाग होते हैं। अब सबसे पहले बात अपने अशुद्ध पदार्थ की करते हैं। अशुद्ध पदार्थ के अंदर जो मिश्रण होता है, मिश्रण का मतलब आपको बता दिया भी बहुत सारे कण आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे, लेकिन उनमें उनका अनुपात है वो फिक्स नहीं होता है। तो अब इसको भी अपने 2 भागों में बांटा। पहला भाग था अपना समांगी मिश्रण और दूसरा भाग था अपना विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की बात करें तो समांगी मिश्रण किसको कहेंगे, जैसे जल है अपने पास और जल के अंदर अपने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। जल के अंदर क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। या जल है और जल के अंदर अपने क्या मिला दी, शुगर मिला दी। थोड़ी देर इनको हिलाएंगे और हिलाने के बाद में कुछ समय बाद में देखेंगे कि ये दोनों जो अपने पदार्थ मिलाए थे, जल और नमक या जल और शुगर, वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं और घुल के एक ही प्रावस्था बना लेते हैं। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। मतलब मिश्रण का वह प्रकार जिसमें जितने भी पार्टिकल अपने मिलाएंगे वो अंत में घुलकर एक ही प्रावस्था प्राप्त कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपने समांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण जैसे जल और नमक है, जल और शुगर है। जल के अंदर अपने जैसे नींबू का रस मिला दिया तो वो भी एक प्रकार का कौन सा उदाहरण है, अपने समांगी मिश्रण का ही उदाहरण है। उनको अलग अलग अपने नहीं देख सकते। दूसरा विषमांगी की बात करें तो जैसे जल है, जल के अंदर अपने क्या मिला दी, रेत मिला दिया। जल के अंदर अपने क्या मिला दिया, कचरा मिला दिया। अब अगर इन दोनों को अपने देखें तो चाहे कितनी देर अपने इसको स्वतंत्र छोड़ दें, हिला दें, डुला दें, कोई भी भौतिक ऐसी विधि नहीं है जिसके द्वारा इन दोनों को अपने आपस में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो ये दोनों अलग अलग क्या होते हैं, स्पष्ट रूप से अपने को प्रदर्शित होते रहते हैं। एक नई प्रावस्था नहीं बनती है। दोनों जैसे रेत है और जल है, दोनों को अपने अलग अलग स्पष्ट देख सकते हैं। तो ऐसी प्रावस्था क्या कहलाती है, अपने विषमांगी मिश्रण कहलाती है। जिसके अंदर दोनों एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाते हैं वो तो अपना कौन सा होता है, समांगी मिश्रण। जिसमें दोनों पदार्थ एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से घुलते नहीं है वो अपना क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। अब जो अपने लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अपना कौन सा पार्ट है, शुद्ध पदार्थ। ये तो अपना बेसिक्स है, सभी अपने इसके बारे में जानते हैं। उदाहरण देख के ही पता चल जाएगा अपने भाई ये कौन सी प्रावस्था बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, एक दोनों एक दूसरे में घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे। जैसे इसके अंदर एक उदाहरण अपना इंपॉर्टेंट होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु का नाम सुना होगा आपने, जिसके अंदर धातुओं को मिक्स करके एक नई धातु का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। जैसे स्टील है, कांसा है, ये सारे के सारे क्या है, ऐसे मिश्र धातुओं के उदाहरण है। तो जो मिश्र धातु है वो किसका उदाहरण होता है, अपने समांगी मिश्रण का ही उदाहरण होता है। उसमें जितने भी अपने मेटल मिलाई जाती है उनको अपने अलग अलग नहीं देख सकते, दोनों एक दूसरे में, या जितने भी 3 है या 4 है वो सारे एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो अब नेक्स्ट अपने देखते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को अपने टेबल से समझेंगे। तो अब देखते हैं अपने शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ आप अपने कितने भागों में बांटा है, शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में। पहला भाग है अपना एलिमेंट, तत्व, और दूसरा भाग अपना कौन सा है, यौगिक। टेबल से समझते हैं इसको, देखते हैं तत्व और यौगिक। ठीक है, सबसे पहले तत्व क्या होते हैं, तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, या ऐसे पदार्थ जो जिनमें यह क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु या एक ही प्रकार के क्या होते हैं, अणु पाए जाते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक ही प्रकार के
परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ये परमाणु व अणु, परमाणु व अणु दोनों प्रावस्थाओं में पाए जाते हैं, दोनों प्रावस्थाओं में पाए जाते हैं। अब यौगिक की बात करें तो यौगिक होता है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के। जैसे इसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु थे, अब वो कितने भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितनी भी संख्या में हो सकते हैं। वो अगर एक ही प्रकार के है तो वो किसका निर्माण करेंगे, अपने तत्व का निर्माण करेंगे। लेकिन एक से अधिक प्रकार के परमाणु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है। दूसरा इसका उदाहरण देखा था आपने, ये परमाणु व अणु दोनों प्रावस्थाओं में पाया जाता है, लेकिन जो यौगिक होता है वो केवल कौन सी प्रावस्था में पाया जाता है, केवल अणु प्रावस्था में पाया जाता है, या कह सकते हैं केवल अणु के रूप में ही पाया जाता है, परमाणु के रूप में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि परमाणु अगर परमाणु के रूप में पाया जाता है तो मतलब उसमें कितने प्रकार का परमाणु है, एक ही प्रकार का परमाणु है। तो एक ही प्रकार के परमाणु तो यौगिक का निर्माण नहीं करते, एक ही प्रकार के परमाणु किसका निर्माण करते हैं, तत्व का निर्माण करते हैं। अब इसके अंदर देखो ये परमाणु व अणु दोनों के रूप में थे, तो इसका उदाहरण देखें अपने, जैसे Fe है, कॉपर है, Na है, ये सारे के सारे किस प्रकार के परमाणु हैं, एक ही परमाणु है, एक ही कह सकते हैं भी एक ही प्रकार के परमाणु हैं। अब इनके अंदर जो कणों की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है, वो क्या है, निश्चित नहीं है। जैसे एक अपने लोहे का छोटा सा टुकड़ा लिया है, आयरन की बात करें, एक आयरन का छोटा सा टुकड़ा लिया है, तो अब उसके अंदर पता नहीं कितनी संख्या के अंदर क्या होंगे, परमाणु प्रेजेंट होंगे। दूसरा अगर इसके अंदर देखें, गैसों की बात करें, जैसे O2 है, N2 है, H2 है, Cl2 है, ये क्या हो गए, दो परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण किया है। इसी प्रकार जैसे एक उदाहरण अपने O3 का देखते हैं, N3 का देखते हैं, ये क्या है, तीन परमाणु वाले हो गए। तो जितनी संख्या के अंदर परमाणु होते हैं, ये N3 है, ये क्या होते हैं, तीन परमाणु वाले होते हैं। तो अब जो परमाणु की संख्या है, संख्या के आधार पे एक टर्म यूज की जाती है, परमाणुकता। कौन सी टर्म यूज की जाती है, परमाणुकता। क्या होती है परमाणुकता? परमाणुकता का मतलब क्या है भी, कोई भी तत्व है, उस तत्व में परमाणुओं की संख्या कितनी है, वो उसकी क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। इसका कोई प्रकार फिक्स नहीं है। संख्या एक है तो एक परमाणु तत्व कहलाता है, दो संख्या है तो द्विपरमाणु। जैसे ये उदाहरण है, ये किसके हो गए, अपने द्विपरमाणु के। अगर ये उदाहरण देखें तो ये क्या हो गया, त्रिपरमाणु के हो गए। इसी प्रकार एक और पाया जाता है अपने तत्व, जैसे S8। अब इसके अंदर कितने परमाणु पाए जाते हैं, 8 परमाणु पाए जाते हैं। जैसे Fe कॉपर Na ये लिखा हुआ है, तो इसको आप एक परमाणु के नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें परमाणुओं की संख्या फिक्स है ही नहीं। जैसे लिखने में तो जैसे Fe लिखा हुआ है, एक ही दिख रहा है, लेकिन इसके लिए एक परमाणु नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको बताया था अभी पता नहीं कितने पार्टिकल इसके अंदर मौजूद है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बहुपरमाणु के तत्व कहलाते हैं। दो अगर परमाणु इकट्ठे हो गए तो वो कौन से कहलाएंगे, द्विपरमाणु। तीन हो गए तो त्रिपरमाणु कहलाएंगे। S8 है, अष्टपरमाणु कहलाएगा। लेकिन जब संख्या बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है तब उसको अपने क्या नाम दे देते हैं, बहुपरमाणु के टर्म यूज करते हैं। जैसे आपसे उदाहरण के लिए क्वेश्चन के रूप में देखूं, मैं पूछूं आपसे, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको CCl4, कितने परमाणु उपस्थित है इसके अंदर। जैसे H3PO4 कितने परमाणु हैं, या अपने C6H12O6, ये इनके अंदर कितने परमाणु प्रेजेंट होते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। नेक्स्ट अपने देखते हैं यौगिक। यौगिक के अंदर आपको बताया था परमाणु क्या होते हैं, एक से अधिक प्रकार के होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी जो परमाणु होते हैं उनका जो अनुपात होता है, अनुपात हमेशा ही क्या रहता है,
निश्चित रहता है। जितने भी परमाणु आपस में मिलेंगे वो उनके अंदर अनुपात क्या रहेगा, अपने फिक्स रहेगा। ये केवल कौन सी अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, अणु की अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अणु की अवस्था के अंदर तो उदाहरण इसके अंदर देखें, जैसे HCl है, ठीक है, H2O है, NaCl है। अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं और अलग अलग परमाणु एक निश्चित अनुपात के अंदर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है। जैसे कि शुगर के अंदर अपने देखें तो कार्बन के परमाणु कितने होते हैं, 12 होते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन के परमाणु देखें तो कितने होते हैं, 22 होते हैं। और उसके बाद ऑक्सीजन के परमाणु देखें तो कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो अब इनका जो अनुपात है या जो रेशो है वो क्या होता है, सभी के अंदर फिक्स होता है। इस फिक्स रेशो के कारण जो अणु है वो किसका निर्माण करते हैं, अपने यौगिक का निर्माण करते हैं। अब जो अणु होते हैं उन अणुओं को भी अपने कितने भागों में बांट सकते हैं, अपने 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक तो क्या होता है होमो एटॉमिक अणु और दूसरा क्या होता है हेटेरो एटॉमिक अणु। होमो का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। हेटेरो का मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ये था अपने यौगिक और तत्वों के बीच में अंतर। अब जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहता है वो बचता है अपने परमाणु और अणु से रिलेटिव। तो परमाणु और अणु क्या होते हैं, जैसे इसके अंदर अपने बताया था तत्व है वो किससे मिलके बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बने होते हैं। यौगिक होते हैं उनमें एक से अधिक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं। तो जो अपने नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने परमाणु व अणु, परमाणु की संरचना, परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल, कितने प्रकार के उसके अंदर कण पाए जाते हैं, कौन कौन से कण पाए जाते हैं, कौन से उस पर चार्ज होता है। परमाणु के जो आधुनिक मॉडल है या जो पहले जिसने सबसे पहले जैसे परमाणु के बारे में डॉल्टन ने बताया था, तो डॉल्टन का जो सिद्धांत था परमाणु सिद्धांत वो क्या था, उसके बारे में अपने देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्लास के साथ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।